हमें बताया गया था कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं, ये कि हमारा वोट ही हमारी आवाज़ है। लेकिन क्या ये सच है? आइए नोम चॉम्स्की के दलाइल की रोशनी में उन ताकतों को बेनकाब करें जो हमारी दुनिया को पसे पर्दा असल में चला रही हैं। तो फिर असल सवाल यह है कि हकीकत में दुनिया पर हुकूमत करता कौन है? ये कोई साजिशी नजरिया नहीं, बल्कि ताकत के उन असल मराकिज़ की खोज है जो हैं तो सबके सामने, लेकिन हम उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। असल नुक्ता ये नहीं है कि दुनिया पर हुक्मरानी होती है या नहीं, सवाल ये है कि करता कौन है। ये कोई खुफिया तंजीम नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो इतना वाज़ेह है कि हमने उसे ना देखने की आदत डाल ली है। चलें इस निज़ाम की पहली परत को हटाकर देखते हैं, यानी जमहूरियत का अजीम फरेब। क्या अवाम की हुकूमत का ये दावा सिर्फ एक दिखावा है? इस खेल के असल खिलाड़ी हैं बनी नौ इंसान के आका। ये इस्तिलाह नोम चॉम्स्की ने बड़ी बड़ी आलमी कंपनियों और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारों के लिए इस्तेमाल की है। यही वो हैं जो आलमी पॉलिसी के असल मेमार हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में पॉलिसी अवाम की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं बनती, बल्कि ये मुआशी अशराफिया के गलबे से चलती है। मतलब फैसले वही करते हैं जिनके पास दौलत और ताकत है। तहकीक एक ऐसी हकीकत सामने लाती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। पॉलिसी बनाने में निचले तबके की 70% आबादी का असर, समझें कि बिल्कुल सिफर। ये फ़र्क आमली तौर पर कैसा लगता है? सोचें, अगर आवाम बेहतर सेहत की सहूलियात चाहते हैं लेकिन अमीर तबका बैंकों को बचाना चाहता है, तो जीत हमेशा बैंकों की होती है, हमेशा। इसकी एक बड़ी मिसाल 2015 में यूनान में नजर आई। वहां के अवाम ने एक रेफरेंडम में किफ़ायत-शारी की पॉलिसियों को पूरी ताकत से ठुकरा दिया, और नतीजा बैनुल-अक़वामी कर्ज देनदारों यानी ट्रोइका ने न सिर्फ इस वोट को नज़रअंदाज किया, बल्कि अवाम को सज़ा देने के लिए पहले से भी ज़्यादा सख्त इक़दामात नाफिज कर दिए। अच्छा, तो ये कंट्रोल बरकरार कैसे रखा जाता है? इसका एक बहुत बड़ा हथियार है हमारी याददाश्त पर जंग, यानी ज़बान और मीडिया का एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल। कंट्रोल सिर्फ गोलियों से ही नहीं होता, बल्कि ज़ुबान के ज़रिए होता है। हीरो और दहशतगर्द जैसे अल्फाज कोई हकीकत नहीं बताते, ये सियासी हथियार हैं। ज़रा नेल्सन मंडेला की मिसाल देखें, अमन की एक आलमी अलामत, लेकिन वो 2008 तक अमेरिका के सरकारी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत की मुखालिफत की थी जो मगरबी मफादात के लिए काम करती थी। मीडिया एक ऐसा अमल करता है जिसे इज्तिमाई फरामोशी कहा जाता है, यानी हमें अपने दुश्मनों के जराइम पर तो खूब गुस्सा दिलाया जाता है, जबकि अपनी ही रियासत के मजालिम को गैर इरादी नतीजा कहकर भुला दिया जाता है। ज़रा ये दोहरा मेयार देखें, जब किसी मगरबी शहर में कार बम फटता है तो उसे वहशियाना दहशतगर्दी कहा जाता है, लेकिन जब 1985 में CIA बैरूत में एक मस्जिद के बाहर कार बम धमाका करती है जिसमें 80 से ज़्यादा शहरी, ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे मारे जाते हैं, तो उसे सिर्फ एक नाकाम ऑपरेशन कह दिया जाता है। तो इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला वो कौन सा बुनियादी उसूल है, वो कौन सा मुहर्रिक है जो इस सब के पीछे है? 1945 के बाद से अमरीकी खारजा पॉलिसी ग्रैंड एरिया नामी हिकमत अमली पर चल रही है। इसका मकसद एक ही है, दुनिया के सबसे अहम वसाइल, खास तौर पर मशरिक़ी वस्ता की तवानाई पर कंट्रोल के जरिए पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना। ये पूरा निज़ाम एडम स्मिथ के बयान करदा एक घिनौने उसूल पर चलता है, सब कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, यानी किसी भी कीमत पर थोड़े वक्त का मुनाफा हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। अब आते हैं इस हिकमत अमली के नताइज की तरफ, वो नताइज जो इंसानियत को तबाही के बिल्कुल दहाने पर ले आए हैं। ये घिनौना उसूल हमें दो ऐसी तबाहियों की तरफ धकेल रहा है जिनसे शायद वापसी मुमकिन ना हो। पहली माहौलियाती तबाही और दूसरी एटमी जंग का खतरा। 2015 में क़यामत की घड़ी को रात 12 बजने से सिर्फ 3 मिनट पहले पर सेट कर दिया गया था। यह इस बात की अलामत है कि हम इंसानों के हाथों होने वाली आलमी तबाही के कितने करीब हैं। हम एक गलती से एक हादिसाती क़यामत की दूरी पर हैं। तो क्या इस सारे अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण बाकी है? चॉम्स्की के मुताबिक एक ऐसी ताकत है जो बनी नौ इंसान के आंखों की ताकत को चैलेंज कर सकती है, और वो ताकत है दूसरी सुपर पावर, यानी आलमी सतह पर अवाम की राय। ये बेदारी, तंजीम और मुजामत के जरिए इस जालिमाना निज़ाम को चैलेंज कर सकती है। यही वो ताकत है जिससे हुक्मरान तबका सबसे ज़्यादा डरता है। लेकिन नोम चॉम्स्की एक बहुत सख्त वार्निंग के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है।
اب جبکہ یہ پورا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوسری سپر پاور کا کردار کیا ہے اور کیا بیداری اس نظام کو بدل سکتی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟